हेलो फ्रेंड्स, अनिका क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने रीतिकाल को कंप्लीट कर लिया था। अब हम आधुनिक काल की शुरुआत कर रहे हैं। आधुनिक काल ये बहुत ही बड़ा चैप्टर है। जितना बड़ा चैप्टर है उससे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम सिर्फ आधुनिक काल का नामकरण और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वही करेंगे। अधिकांश विद्वानों ने हिंदी साहित्य इतिहास के आधुनिक काल का समय 1900 विक्रमी संवत से 1980 अर्थात 1843 से 1923 ईस्वी तक माना है। और जो ये 1900 विक्रमी संवत है, ये माना किसने है? ये शुक्ल ने माना है। अधिकांश तो माना ही है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए इन में से किस विद्वानों ने माना है, तो वो शुक्ल ने माना है। डॉक्टर त्रिभुवन सिंह ने 1857 से 1947 ईस्वी तक की अवधि को जागरण काल, देखो जागरण काल किसको माना है? 1857 से 1947 की अवधि को, और 1947 से आज तक की अवधि को आधुनिक काल माना है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने स्वच्छंदतावाद को आधार मानकर आधुनिक काल का उपविभाजन इस प्रकार किया है। डॉक्टर बच्चन ने आधुनिक काल का जो है वो उपविभाजन किया है, वो देखो किस प्रकार किया है। इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। पहले तो उन्होंने कहा है पुनर्जागरण काल 1857 से 1900 ईस्वी माना है, यानी कि जो 1900 तक का काल है वो पुनर्जागरण काल माना है। पूर्व स्वच्छंदतावाद काल 1900 से 1920 ईस्वी माना है। स्वच्छंदतावाद काल 1920 से 1940 ईस्वी माना है। और उत्तर स्वच्छंदता काल 1940 से अब तक का माना है। ये था डॉक्टर बच्चन के अनुसार। अब देखो, पहला दशक, दूसरा दशक, तीसरा दशक, 3 दशक दिए हुए। पहले दशक में क्या है? प्रगति और स्वतंत्रता का द्वंद। दूसरे दशक में क्या है? संतुलन की खोज और आधुनिकता। तीसरे दशक में आधुनिकता बोध की रचनाएं। नेक्स्ट है भक्ति काल और रीति काल में वार्ताओं एवं टीकाओं के माध्यम से हिंदी गद्य का शुभारंभ। देखो, हिंदी गद्य का शुभारंभ किससे माना गया है? देखो, भक्ति काल एवं रीति काल में वार्ता, जितनी भी टीकाएं हैं, टीकाओं के माध्यम से पूछ लिया जाए हिंदी गद्य का शुभारंभ किससे माना जाता है? भक्ति काल, रीति काल की वार्ता एवं टीकाओं से। हिंदी गद्य का सबसे प्राचीन नमूना 14वीं शताब्दी में रचित गोरखसार ग्रंथ में मिलता है। यानी कि कब मिला है सबसे प्राचीन नमूना? वो 14वीं शताब्दी में मिला है। किस में मिला है? गोरखसार ग्रंथ में मिला है। इसकी भाषा खड़ी बोली की अपेक्षा ब्रज भाषा के अधिक निकट है। नेक्स्ट है, सम्राट अकबर के समय में गंग कवि ने चंद छंद वर्णन की महिमा नामक ग्रंथ खड़ी बोली में लिखा था। ये पूछ लिया जाता है जो गंग कवि है उसकी कौन सी रचना है? चंद छंद वर्णन की महिमा, और ये किस में है? खड़ी बोली में लिखा हुआ है। और पूछ लिया जाए गंग कवि किसके समय थे, तो अकबर के समय थे। 1741 ईस्वी में राम प्रसाद निरंजनी ने भाषा योग विशिष्ट नामक ग्रंथ की रचना खड़ी बोली में की। ये इम्पोर्टेंट रचना है। किसकी है? राम प्रसाद निरंजनी की। कब लिखी? 1741 में। और किस बोली में है? खड़ी बोली में है। परिमार्जित एवं शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग विशिष्ट को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना जाता है। देखो, परिमार्जित शुद्ध खड़ी बोली गद्य की दृष्टि से भाषा योग विशिष्ट को हिंदी का प्रथम गद्य ग्रंथ माना गया है और राम प्रसाद निरंजनी को प्रथम गद्य लेखक माना गया है। 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने जैन पद्म पुराण का भाषानुवाद किया। ये थे इम्पोर्टेंट। ये यहाँ जो जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं, जिस कवि के बारे में दिया हुआ है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इससे अलग हम कुछ और पढ़ेंगे जो इस बुक में नहीं है, थोड़ा अलग मैंने लिया है बुक से हट के। देखो, हमने ये तो पढ़ लिया कि जो शुक्ल ने आधुनिक काल का समय माना है, वो जो शुक्ल ने माना है वो 1900 विक्रमी संवत माना है, विक्रमी संवत। और इसकी जो वास्तविक शुरुआत मानी है शुक्ल ने आधुनिक काल की, वास्तविक शुरुआत जो मानी है वो 1868 ईस्वी मानी है। 1868 ईस्वी। देखो,
विक्रमी संवत में माना है तो 1900, लेकिन जो वास्तविक शुरुआत, ये वास्तविक शुरुआत है वो 1868 ईस्वी माना है। अब देखो सार्वभौमिक दृष्टिकोण से आधुनिक जो काल माना है, सार्वभौमिक जो यानी कि मोस्टली ज़्यादातर कवियों ने, सभी ने जो माना है आधुनिक काल की शुरुआत, सार्वभौमिक दृष्टिकोण से जो आधुनिक काल की शुरुआत है वो मानी गई है 1850 से अब तक मानी गई है। शुक्ल के अनुसार तो 1868 थी, लेकिन जो सार्वभौमिक माना गया है वो 1850 से अब तक माना गया है। और डॉक्टर त्रिभुवन ने कितना माना था? त्रिभुवन ने माना था 1947 से लेके अब तक माना था। अब देखो ये तो थे सन, अब हम पढ़ेंगे नामकरण, विभिन्न विद्वानों के ने आधुनिक काल का क्या नामकरण किया। देखो गद्य काल, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? ये शुक्ल ने कहा। आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा? शुक्ल ने कहा। आधुनिक काल को वर्तमान काल किसने कहा? वर्तमान काल ये किसने कहा? ये मिस्र बंधुओं ने कहा, ये कहा मिस्र बंधु ने। अब इसको आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा? साहित्य काल, आधुनिक काल को साहित्य काल किसने कहा? पृथ्वीनाथ कमल, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ, पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ। अब देखो नवीन विकास काल किसने कहा? नवीन विकास काल, नवीन विकास काल किसने कहा? नवीन विकास काल कहा श्याम सुंदर दास ने, श्याम सुंदर दास ने। ये तो है नवीन विकास काल। अब सिर्फ नवीन काल, एक तो है नवीन विकास काल, एक है नवीन काल। अब ये नवीन काल किसने कहा? ये बाबू गुलाब राय ने कहा, बाबू गुलाब राय ने। ये दोनों इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक बार पूछे भी जा चुके हैं कि नवीन विकास काल और नवीन काल ये किसने कहा था। तो नवीन विकास काल श्याम सुंदर दास ने और नवीन काल बाबू गुलाब राय ने कहा था। अब देखो आधुनिक काल को चतुर्थ खंड या आधुनिक काल है, चतुर्थ खंड या आधुनिक काल किसने कहा था? ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था। ये भी इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर नगेंद्र ने क्या कहा था? चतुर्थ खंड कहा था। शुक्ल ने क्या कहा था? गद्य कहा था। मिस्र बंधुओं ने क्या कहा था? वर्तमान कहा था। साहित्य काल साहित्य कहा था पृथ्वीनाथ कुलश्रेष्ठ ने कहा था। नवीन विकास काल श्याम सुंदर दास ने कहा था और नवीन काल बाबू गुलाब राय ने कहा था। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो बुक में नहीं थे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, अब हम आगे देखेंगे फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1880 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। ये डेट भी याद करनी ज़रूरी है, सिर्फ सन नहीं 4 मई ये भी याद करना ज़रूरी है। 4 मई 1880 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। और ये किसने की थी? ये लॉर्ड वेल्जली ने की थी, वेल्जली ने की थी। कन्फ्यूज़न क्या रहती है गिलक्राइस्ट और वेल्जली में? ऑप्शन में गिलक्राइस्ट भी मिलता है और वेल्जली भी। मोस्टली हम गिलक्राइस्ट ज़्यादा पढ़ते हैं तो यही लगाते हैं, लेकिन जो इसकी स्थापना की थी वो वेल्जली ने की थी, गिलक्राइस्ट ने इसको संभाला था। तो फोर्ट विलियम कॉलेज 4 मई 1880 को फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वेल्जली ने की, लॉर्ड ने, जिससे हिंदी गद्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइस्ट हिंदी उर्दू के अध्यापक थे। जो जॉन गिलक्राइस्ट थे क्या थे? हिंदी और उर्दू के अध्यापक थे। इन्होंने आगरा के लल्लूलाल और आरा के सदर मिसल, ये पूछ लिया जाता है लल्लूलाल कहाँ के रहने वाले थे? आगरा के। और जो सदर मिसर है वो कहाँ के रहने वाले थे? आरा के थे। मिस्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, किस रूप में नियुक्त किया? भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया। जॉन गिलक्राइस्ट की प्रेरणा से लल्लूलाल जी ने प्रेम सागर और सदर मिस्र ने
नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना की। इन दोनों महानुभावों की सहायता से हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी की भी रचना हुई। जो हिंदी इंग्लिश की डिक्शनरी की रचना है वो किसकी सहायता से हुई थी? लल्लूलाल और सदल मिश्र की सहायता से। नेक्स्ट है पंडित सदल मिश्र द्वारा लिखित नासिकेतोपाख्यान का अन्य नाम चंद्रावती भी है। इसका अन्य नाम क्या है? चंद्रावती है। और इसका जो आधार है क्या था? यजुर्वेद था। इसका जो आधार है, जो जिसको मानकर लिखा गया था, वो क्या है? वो यजुर्वेद था। नेक्स्ट है मुंशी सदा सुख लाल नियाज ने सुख सागर की रचना हिंदी गद्य में की, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित था। सुख सागर श्रीमद् भागवत ग्रंथ पर आधारित था और नासिकेतोपाख्यान यजुर्वेद पर आधारित था। इंसा अल्लाह खान ने रानी केतकी की कहानी की रचना की, जिसे उदय भानुचरित भी कहा जाता है, यानी रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? उदय भानुचरित भी है। इंसा अल्लाह खां की भाषा ठेठ हिंदी है। इसमें संस्कृत या अरबी फारसी शब्दों के प्रयोग नगण्य हैं। ईसाई पादरियों ने अपने धर्म प्रचार के लिए हिंदी गद्य को माध्यम बनाया, यानी कि ईसाइयों ने अपने धर्म को और बढ़ावा देने के लिए हिंदी को अपना माध्यम बनाया। विलियम केरे ने बाइबल के साथ इंजील आदि का हिंदी में अनुवाद किया। 1817 ईस्वी में कलकत्ता बुक सोसाइटी और 1833 ईस्वी के लगभग आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना हुई। ये भी इम्पोर्टेंट है। कलकत्ता बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में, आगरा स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1833 में हुई। इनकी प्रेरणा से विभिन्न विषयक हिंदी की पुस्तकें प्रकाशित हुई। बंगाल में राजा राममोहन राय ने 1815 ईस्वी में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद प्रकाशित कराया। बंगाल में राजा राममोहन राय ने कराया था 1815 में वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में अनुवाद। 1826 ईस्वी में कानपुर के पंडित जुगल किशोर हिंदी का पहला समाचार पत्र, ये इम्पोर्टेंट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ये भी पूछ लिया जाता कहाँ से प्रकाशित हुआ है, और ये क्या हिंदी का पहला समाचार पत्र है, कब? 1826 में। किसने? जुगल किशोर ने। नेक्स्ट है हिंदी के अखिल भारतीय महत्व को समझते हुए राजा राममोहन राय ने सन 1829 ईस्वी में बंगदूत नामक हिंदी का पत्र प्रकाशित कराया। और जो राजा राममोहन राय हैं, इसको और क्या कहा जाता है? आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। इन्होंने बंगदूत की प्रकाशित कराया था बंगदूत पत्र 1829 ईस्वी में। राजा राममोहन राय को भारतीय कोलंबस की उपाधि मिली थी। 1845 ईस्वी में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने काशी से बनारस अखबार, शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सा अखबार निकाला? बनारस निकाला। कब निकाला? 1845 में। कहाँ से निकाला? काशी से निकाला। इसकी लिपि देवनागरी और भाषा उर्दू की ओर झुकी हुई थी। बनारस से ही 1850 ईस्वी में सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ था। बनारस से ही फिर क्या हुआ था? सुधाकर का प्रकाशन आरंभ हुआ था। राजा लक्ष्मण सिंह ने 1860 ईस्वी में आगरा से प्रजा हितैषी नामक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1863 ईस्वी में आगरा से ही लोकमित्र का प्रकाशन आरंभ हुआ। ये पत्र पत्रिकाएं का एक अलग से चैप्टर हम अलग से इसकी एक क्लास लेंगे, क्योंकि इससे टीजीटी और पीजीटी में कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीजीटी में ज़्यादा डीपली पूछ लिया जाता है और टीजीटी में भी इसके 1 या 2 क्वेश्चन तो ज़रूर बनते हैं। नवीन चंद्र ने 1867 ईस्वी में ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। 1837 ईस्वी में तत्कालीन संयुक्त प्रांत, जो अब उत्तर प्रदेश है, के सभी सरकारी कार्यालयों की भाषा क्या कर दी गई? उर्दू कर दी गई थी। कब की गई थी? 1837 ईस्वी में की गई थी। हिंदी के विरोध और उर्दू के समर्थन में, देखो हिंदी का विरोध किसने और उर्दू का समर्थन किसने किया? हिंदी के विरोध, उर्दू का समर्थन गारसादा तासी और सैयद अहमद खान ने किया था। गारसादा तासी और सर सैयद अहमद खान ये दोनों क्या थे? हिंदी के विरोध में थे और उर्दू के समर्थन में थे।
सर सैयद अहमद खां हिंदी को गवारू बोली कहते हैं। ये पूछा जाता है कि हिंदी को गवारू बोली किसने कहा था? सर सैयद अहमद खां ने कहा था। इसी समय सर फ्रेडरिक पिक्ट नामक अंग्रेज विद्वान ने हिंदी का कट्टर समर्थन आरंभ कर दिया। फलतः धीरे धीरे हिंदी का प्रचार बंगाल से लेकर पंजाब तक होने लगा। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद शिक्षा विभाग में अधिकारी थे। कुछ समय बाद वे बनारस डिवीज़न के स्कूल इंस्पेक्टर बन गए। शिव प्रसाद सितारे हिंदी के समर्थक थे, लेकिन वे एक ऐसी हिंदी का प्रचार चाहते थे जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द जो हैं वो प्रचलित हों। इन्होंने बनारस अखबार के माध्यम से अपनी इस नीति का प्रचार किया। बनारस अखबार फिर कब निकाला था? इन्होंने 1845 ईस्वी में निकाला था और इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया था, जिसमें हिंदी के तो समर्थक थे लेकिन वो अरबी और फारसी के शब्दों को भी प्रचलित करना चाहते थे। और ये इन्होंने अपनी पत्रिका बनारस अखबार के माध्यम से की। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती मूलतः गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश तो स्वामी दयानंद सरस्वती गुजराती भाषी थे, फिर भी इन्होंने हिंदी परिमार्जित गद्य में सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने मत का प्रचार हिंदी में किया। स्वामी दयानंद क्या थे? गुजराती थे, लेकिन उन्होंने जो उसका मत था उन्होंने क्या किया था? हिंदी में इसका प्रचार प्रसार किया था। भारतेंदु ने आर्थिक विषमता, स्वाधीनता, नारी शिक्षा, धार्मिक पाखंड, हिंदी भाषा आदि पर अपने विचार प्रकट किए। अब है भारतेंदु। इसके बाद हमारा जो है वो भारतेंदु मंडल शुरू हो जाएगा। एक वीडियो में हम एक क्लास में उसको कंप्लीट कर लेंगे। अब इसमें मंडल देखो, भारतेंदु ने किन लेखकों का एक मंडल तैयार किया जिसमें पंडित बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमधन, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास ठाकुर, जगमोहन लाला श्रीनिवास दास थे। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। इनको जन्म से याद करना जरूरी है क्योंकि कई बार ये क्रम से लगाने भी आ जाते हैं, या फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है ये कौन से युग से है, भारतेंदु से है या द्विवेदी से है या छायावाद से है, तो ये याद करने भी ज़रूरी हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो था हमारा आधुनिक काल की शुरुआत की। इसका नामकरण किसने, इसको क्या नाम माना है, कौन सा सन माना है। अब नेक्स्ट क्लास में हम भारतेंदु मंडल करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।